तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बहस का शो है। दर्शक ही ये तय करते हैं कि हम किस विषय पर बहस करेंगे और दर्शक ही अपने घरों से सीधे लाइव जुड़कर हमारे साथ बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे दर्शकों ने यानी आपने आखिर आज बहस का कौन सा विषय चुना है। बहस का विषय हर घर से जुड़ा हुआ है, बहस का विषय हमारी रोजमर्रा से जुड़ा हुआ है और बहस का विषय है कैसे ई कॉमर्स कंपनियां बाजारों का माहौल बिगाड़ रही हैं। 65% आप और हम सब ई कॉमर्स कंपनियों से सामान खरीदते हैं। अभी तो इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को 2 दिन बाद, और इसके चलते दुनिया भर की सेल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों में मिल जाएंगी। लेकिन क्या इससे हमारे छोटे व्यापारियों को घाटा हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो छोटे व्यापारियों के घर के चूल्हे को बुझा रही हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जो कंपटीशन वो कर रही हैं या जिस तरह का व्यापार वो कर रही हैं वो प्रतिस्पर्धा के अनुकूल है क्या उसमें भारत के नियमों का पालन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में अगर इनकी मोनोपोली हो जाएगी तो कितना खतरनाक हो जाएगा देश के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है पूरा विषय। पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ये किसी भी व्यापार के लिए बेहद खास बातें हैं, लेकिन इन दोनों का अभाव हो तो बाजार की सेहत और माहौल खराब हो सकते हैं। लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियां देश के छोटे और मझोले व्यापारियों का केवल हक ही नहीं मार रही, बल्कि व्यापार के उसूलों पर भी चोट कर रही हैं। गंभीर बात यह है कि इससे देश के लाखों छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। कस्टमर को एक तो डिस्काउंट दिखता है, पर वो ये भूल जाता है कि जो ऑनलाइन सामान आ रहा है उसमें डुप्लीकेसी भी बहुत है। लॉस तो बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा होता है वो हमारे रेट से भी नीचे सेल आउट हो रहा होता है, जिसको हमें जब कस्टमर आता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको सेल आउट करना। फुटफॉल बहुत कम होता जा रहा है। बाजार के दिग्गज भी मानते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लागत से कम दाम पर माल बेचकर ऑनलाइन व्यापार नियम का उल्लंघन कर रही हैं। फ्लैश सेल जैसे हथकंडों से ग्राहकों को माल बेच रही हैं। अनेक प्रावधान एफडीआई पॉलिसी में दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कंपनियां जब से आई हैं इन सारे प्रावधानों का लगातार उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसके कारण से आज देश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि बाजार में अनइवन कंपटीशन है। दरअसल अमेज़न, फ्लिपकार्ट अपने पसंदीदा वेंडरों और व्यापारियों को बिजनेस देते हैं। इससे अन्य छोटे मर्चेंट को अपना माल बेचने का नंबर तक नहीं आ पाता। ऐसे ही कारणों से सीसीआई ने जांच शुरू की है। हालांकि ये कंपनियां जांच से भागने के लिए पहले कर्नाटक हाई कोर्ट गईं, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दोनों ही अदालतों से इन्हें झटका लगा। भारत में करीब 5 करोड़ ऐसे व्यापारी हैं जो दुकान खोलकर अपना व्यापार करते हैं। वो इंतजार करते हैं ग्राहकों के आने का, लेकिन ये धीरे धीरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि ऑनलाइन बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने इस मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। जो 7% थी आज वो 28% तक पहुंच चुकी है। देश की बहस में चर्चा है कि इस तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस से न केवल छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। और आपको पता है ये मामला पूरा विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां जिनसे हमारे घरेलू कारोबार को बहुत बड़ा खतरा है। भारत किसी को भी व्यापार करने से नहीं रोकता, लेकिन भारत में कुछ नियम कानून है। क्या ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां इनका पालन कर रही हैं? देश की बहस में हम शुरुआत करते हैं आज के सवाल से, और देश की बहस में आज का हमारा सवाल है क्या विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से छोटे दुकानदार खतरे में हैं? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप अपनी राय हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर दे सकते हैं, आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, और आप अपनी राय हमारे फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आपको कोई राय है, सुझाव है या शो में आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं।
मेरे साथ प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा हैं जो कि देश के जाने माने कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल है जो कि सेक्रेटरी जनरल है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT की, जो बहुत सक्रिय रहा था कोरोना काल में। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं R प्रसाद साहब जो कि फॉर्मर मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की में। किस तरह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, और अगर कोई इसमें गड़बड़ी करता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी जांच कर सकती है। और अभी दो बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट, इसकी जांच चल रही है। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं देश के मशहूर नाम सुहेल सेठ जी जो कि एक जाने माने कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ कई सारी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रवीण खंडेलवाल जी से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रवीण जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या ये विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां हमारे छोटे दुकानदारों पर खतरा हैं, और दूसरा क्यों जरूरत पड़ी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाने की इंडियन ट्रेडर्स को, इंडियन व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को? आपका आभार दीपक जी। निश्चित रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो हिंदुस्तान में आई, सस्ता फ्री में या सस्ता सामान देने का लालच दिया और उसके बाद में ना केवल बाजार पर उन्होंने कब्जा किया बल्कि हिंदुस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया। कमोबेश वही स्थिति इस समय इन ई-कॉमर्स कंपनियों की है। खासतौर पर यदि मैं नाम लूं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की है। आज जिस तरीके के वो अविश्वसनीय डिस्काउंट दे रही हैं, बाजार में मोबाइल मिलता है 20,000 रुपये का, वो अपने उस पर फ्लैश सेल में 1 रुपये के अंदर दे रही है। कैसे, क्या संभव है ये? और जिस प्रकार से सरकार के नियमों का लगातार उल्लंघन किया गया, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार की FDI पॉलिसी का प्रेस नोट नंबर 2 जो 2016 में आया, 2018 के अंदर वो अमेंड हुआ, और उसके बाद उसमें जो जो कहा गया, आप लागत से कम मूल्य पर माल नहीं बेचेंगे, आप इन्वेंट्री नहीं करेंगे, आप प्रेफरेंशियल सेलर नहीं बनाएंगे, आप और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बाजार में कंपटीशन का माहौल खराब हो। लेकिन ये कंपनियां, हम सब जानते हैं कि उन सारे प्रावधानों का खुले रूप से उल्लंघन कर रही हैं और किसी भी मामले में ये पीछे नहीं है। और मुझे दुख जब होता है जब देश के नारायण मूर्ति, जो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जब नारायण मूर्ति अमेजॉन के साथ हाथ मिला करके क्राउडटेल कंपनी के माध्यम से 80% व्यापार जो अमेजॉन के ऊपर होता है वो उसको लेकर के चले जाते हैं। ये अजीब सी स्थिति है। और जहाँ तक बात है CCI के सामने जाने की, पिछले 2 वर्ष से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और देश के व्यापारी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने 2019 में CCI में कंप्लेंट की थी। CCI ने 2020 फरवरी के अंदर डायरेक्टर जनरल को आदेश दिया कि वो इन दोनों कंपनियों की जांच करे। मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये कंपनियां बार बार चीख करके कहती हैं कि हम लॉ का पालन करते हैं। अरे भाई, आप लॉ का पालन करते हो तो आपको जांच से इनकार क्यों है? क्यों आपने 2 साल तक जांच को टाले रखा? आप पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में गए, आप सिंगल बेंच में हारे, आप डिवीजन बेंच में गए, आप वहां पर भी हारे, और डिवीजन बेंच में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप गए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप बड़ी कंपनी हैं और यदि आप लॉ का पालन करते हैं तो आपको तो आगे आकर के स्वागत करना चाहिए। ये मौका है आपके लिए जब आप ये साबित कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान को अपनी जागीर नहीं मानते हैं। मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो ये वैल्यूएशन का एक गेम है दीपक जी, न केवल देश के ई-कॉमर्स पर बल्कि देश के रिटेल व्यापार पर भी कब्जा करने की एक साजिश है, जिसके जरिए से ये उपभोक्ता को गुलाम बनाना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के यदि देखें तो भारत के 8 करोड़ व्यापारी 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 115 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंदर व्यापारियों का योगदान, ये पूरे देश भर के अंदर जो धर्मशालाएं बनी, मंदिर बने, मस्जिद बनी, या और जो भी इस स्ट्रक्चर बने हैं या स्कूल बने, वो किसी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने नहीं बनाए। तो व्यापारी इस देश की आत्मा है और इनके कारण से 1.5 लाख से ज्यादा दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए अब जांच, इनका सामना इनको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। ठीक है, मैं सीधे सुहेल जी के पास चलता हूं। सुहेल, मुझे बताइए, अगर इस तरह के हालात रहे तो क्या इसको आप फेयर कंपटीशन मानेंगे? क्योंकि जब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने दुनिया भर की कंपनियों को इनवाइट किया, लेकिन क्या मार्केट प्लेइंग फील्ड का अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अगर पालन नहीं करेंगी तो छोटा दुकानदार कहां जाएगा? आपको अपने घर पे निमंत्रण किया, मैंने कहा दीपक जी आप मेरे घर आके भोजन खाइए। आप मेरे घर आए, आपने भोजन लिया, फिर आपने तोड़फोड़ की, फिर आपने
मेरी चीजें चोरी की और आप निकल गए, तो मैं क्या चुप रहूंगा? तो ये एक गलत फहमी है जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट फैला रहे हैं कि भाई हमें न्योता मिला। न्योता अगर आपको मिला तो वो इन्वेस्टमेंट का न्योता था हमारे देश में, हमारे देश के कानूनों का उल्लंघन का न्योता नहीं था। हमने कभी आपको नहीं कहा कि भाई आप अमेरिकन हैं तो आप यहाँ आके जो मर्जी आप करें, हम कुछ नहीं कहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इतने सारे दर्शक हैं, मैं उनको थोड़ा और सरल तरीके से समझाना चाहता हूं ये चोरी कहां पे हो रही है और क्या गलतफहमी ये लोग फैला रहे हैं। समझ लीजिए, जब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जब आए देश में और जब धंधा करना शुरू किया तो वो एक मार्केट प्लेस था। समझ लीजिए खान मार्केट या क्रॉफर्ड मार्केट, ठीक है, पर वो दुकानदार नहीं थे। अब जब दीपक चौरसिया क्रॉफर्ड मार्केट जाएगा या खान मार्केट जाएगा, ये दीपक चौरसिया का मन जहां करे वो वहां जा सकता है। वो इस कपड़े की दुकान पे जा सकता है, उस कपड़े की दुकान पे जा सकता है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेफर्ड सेलर्स बनाए उन कंपनियों में जिनमें इनकी भी भागीदारी थी या इनका कोई अरेंजमेंट था। जैसे कि प्रवीण जी ने कहा, एक कंपनी में नारायण मूर्ति जो अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड का महात्मा गांधी कहलाते थे एक जमाने में, इन कंपनियों के साथ इन्होंने अरेंजमेंट किए विच आर इलीगल, क्योंकि इनको जो परमिशन मिली वो एफडीआई के नॉर्म्स में B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है। पर समझ लीजिए मैं अमेजॉन हूं और दीपक चौरसिया मेरा दोस्त है। मैंने कहा यार जो तुम सामान बेचोगे मैं उसको ना, जब अभी चल सकेगा तुम्हारी दुकान का नाम पहले आएगा, तो दीपक चौरसिया एंड सन्स विल कम फर्स्ट। वो गलत बात, इट्स इलीगल, इट्स अ क्राइम। नंबर 2, जैसे प्रवीण ने कहा, आपको एक रिटेल प्राइस फिक्स्ड है, उस पर आपको बेचना है। ये लोग कैसे कम बेच रहे हैं? क्योंकि इनका पैसा फ्री है, अमेरिका का पैसा है, वहां आपको मालूम है इंटरेस्ट रेट्स क्या है। नंबर 1। नंबर 2, ये सारी गेम्स वैल्यूएशन की हैं। अब जोमैटो जिसके प्रिंसिपल बैकर सॉफ्ट बैंक हैं, कल उन्होंने घोषणा की उनका 364 करोड़ का लॉस था, पर जब उनका आईपीओ निकला उनकी शेयर प्राइस, लिस्टिंग प्राइस इतनी आई थी। ये सब वैल्यूएशन गेम्स है, पर मेरी इससे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता 3 चीजों के लिए है। नंबर 1, आप होते कौन है देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले। नंबर 2, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो देखिए प्रधानमंत्री ने सितंबर 2012 में कहा था कि ये जो कंपनियां यहां आएंगी इनको हमारे कानून के दायरे में चलना पड़ेगा। उस जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अब प्रधानमंत्री हैं और पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अग्री करते हैं कि यहां उल्लंघन हुआ है। जैसे कि प्रवीण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी अग्री करती है कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। पर जो ब्यूरोक्रेट है वो कुछ कर ही नहीं रहे। पॉलिसी में इतना डिले, इतना डिले, इतना डिले, या तो कोई यहाँ कोई मिली भगत है या पता नहीं क्या है। नंबर 3, मीडिया। अब आपने तो ये मुद्दा उठाया है, बहुत बढ़िया किया आपने। मीडिया भी नहीं उठाना चाहता क्योंकि आप सोचते यार अमेजॉन बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है। आप क्या चोरों को या गलत लोगों को, और मैं यही कह रहा हूं ये चोर है या वो चोर है, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उन्हें फाइन होना चाहिए, पेनल्टीज देनी चाहिए, और ये लॉ में है, पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब CAIT एक आंदोलन कर रही है और मैं इंडिविजुअली, आप प्रवीण से पूछिए, मैं इंडिविजुअली 2 आर्टिकल लिख चुका हूं। मैं 10वीं बार 12वीं बार 12 बार टीवी पे आ चुका हूं। और क्यों? क्योंकि मेरे एक अंकल थे, मामा थे, जिन्होंने जम्मू से मुझे फोन किया कि बड़े बड़े तुम लोग भाषण देते हो, ये वो जो आदमी देश की बैकबोन है, किराना स्टोर का जो मालिक है, जो ट्रेडर है, उसकी तो तुम लोग परवाह नहीं करते। उनका नाम है देवकी नंदन कपूर। ये नहीं सोचे कि मैं कुछ हवा में बना रहा हूं नाम। जब देवकी नंदन अंकल ने मेरे को कहा तब मैंने सोचा कि हाँ, ये एक मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रवीण खंडेलवाल, सुहेल सेठ, बिजॉन मिश्रा, ना ही मिस्टर प्रसाद, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिकन कंपनीज को आने नहीं दो, सब आए, कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए। पर ये थोड़ी मतलब है कि आप कानून का उल्लंघन करेंगे, कि आप
कि अमेरिकन कंपनीज के लिए एक कानून और इंडियन कंपनीज के लिए एक कानून। दीपक, मैं आपको एक बात बोलता हूं और इसके साथ मैं ये अपनी ओपनिंग रिमार्क्स खत्म करता हूं। अगर इंडियन कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया होता, उसका प्रमोटर अभी जेल में होता। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लोग स्टालिन और लेनिन और तमिलनाडु में जाके उद्घाटन करवा रहे हैं। ये तो हमारी प्रॉब्लम है। ये रिवर्स कॉलोनियलिज्म, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से और बदतर है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में ये खिलवाड़ हो रहा है और डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। आज मैंने स्पेशली, आप मेरे साथ दर्शक जुड़ते हैं, मेरे पैनल को बता दूं मैं, और मैंने आज स्पेशली सदर बाजार, खान मार्केट और सेक्टर 18 नोएडा के मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्षों को जोड़ा है। तो सबसे पहले चलता हूं संजीव, खान मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कैसे आप जैसे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते, जो फ्लैश सेल लगाती हैं, औने पौने दामों में सामान बेचती हैं? दीपक जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतनी अंडर कटिंग ये प्राइस की कैसे करते हैं, ये आज तक इसका आंकड़ा या इसके इकोनॉमिक्स हमें नहीं समझ आई। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके अपना माल बेचती हैं, वो दुकानदार जो रिटेलर है उसको तकरीबन 10 से 20% मार्जिन देती हैं। बट जब ये सेल लगाते हैं, फ्लैश सेल, जैसे आपने कहा 70% का लिख के आ रहा है कि जी अब ये 78% हो गया आज, क्योंकि जी 78वीं हमारी वर्षगांठ है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि इतने मार्जिन कहाँ से आ जाते हैं। तो जैसा पहले मुझसे पहले प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि ये अमेजोन जो है इसका अमेरिकन पैसा है, आप देखिए वो वहां से $1 लेके चलता है तो वो 75 रुपए बन जाता है इंडिया में आते ही। अब हमारे पास 75 हो तो हम उसका $1 का मुकाबला करते हैं। वो $1 लाख लाता है तो मुझे 75 लाख रुपए चाहिए। इस आंकड़े को पूरा करने के लिए, उस परचेजिंग पावर को पूरा करने के लिए रिटेलर के पास ना तो जगह होती है, ना इतना पैसा होता है। हमारे यहाँ पे ब्याज की दर जो है 14 से 24% है। पे दर जो ब्याज की दर है 2 से 4% है। तो आप ये सोचिए हम कहां से करेंगे। उसी की वजह से आज की डेट में जो इनका मतलब स्टेक 7% का था, वो आज 28 से 3% हो रहा है और आने वाले मेरे ख्याल साल भर में 35% हो जाएगा। आप इसको सोच के चलिए कि छोटा दुकानदार कहां से सरवाइव करेगा। सरकार कहती है कि हम अपने छोटे दुकानदार को बचा के रखना चाहते हैं, मॉम एंड डैड स्टोर जो है उनको बचा के रखना चाहते हैं, तो हम कहां से बचेंगे। अगर इतने मार्जिन ये लोग डिस्काउंट करते जाएंगे, हम उसका मुकाबला कर नहीं सकते। ग्राहक ने मार्केट में आना बंद कर दिया, फुटफॉल कम हो गया। एक पैंडेमिक की वजह से हुआ, दूसरा इन ऑनलाइन की सेल की वजह से हो जाता है। हर ये 15 दिन महीने में कोई ना कोई बहाना लगा के सेल कर देते हैं। हम लोग कहां से मुकाबला करेंगे। दुकानदार इतना रिटेल ट्रेड में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूं संजीव जी आपकी बात, और इसी बात को लेकर मैं बिजॉन मिश्रा जी के पास चलूंगा। बिजॉन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कंज्यूमर किंग होता है, लेकिन अगर किंग को भी बहका दिया जाए नए नए भावों के साथ, नए नए चीजों के साथ, नए नए अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ, तो वो किंग भी बहक जाता है कई बार, और फिर उसके बाद जो होता है वो अंधेर नगरी चौपट राजा होता है। क्या ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हमारे कंज्यूमर को उसी तरफ ढकेल रही हैं? देखिए दीपक भाई, प्रवीण भाई जानते हैं कि करीब 15 साल से हम प्रवीण भाई को ये कह रहे थे कि रिटेल ट्रेड को जीवित रखने के लिए आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि छोटे व्यापारियों का एक्चुअली सिचुएशन बहुत भयंकर है। अब हम लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी यदि व्यापारी आ रहा है व्यापार करने के लिए, उनका सुरक्षा उपभोक्ता करेगा, क्योंकि उपभोक्ता यदि उसको उत्साह देगा, उनका बिजनेस बढ़ाएंगे तो वो बिजनेस बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि छोटे व्यापारी को जगना चाहिए, उनको जगकर सही सेवा देना चाहिए उपभोक्ताओं को, जो नहीं मिला अभी तक हमारे देश में। हम आपको खुलकर कह रहे हैं, प्रवीण भाई को भी मालूम है, उनके जितने चर्चे हुए हैं उस चर्चे में हम बार बार प्रवीण भाई को इस पे हम उनको आग्रह किए थे कि भाई आप उठकर अच्छे सेवा देने का कोशिश कीजिए, ताकि लोग आपको छोड़कर इस कॉमर्स पे ना जाएं। और वो बहुत जरूरी है,
क्योंकि हर उपभोक्ता चाहता है कि हमको गुणवत्ता वाला सामान मिले जिसका मानक हो, हमको चॉइस मिले, जहां पर हमको अच्छा टिकाऊ सामान मिलेगा हम वहां जाएंगे, कम से कम पैसे में मिलेगा हम वहां जाएंगे। लेकिन किसी को भी वो हक नहीं है कि वो हमारे देश का कानून का उल्लंघन करे, और उसको देखने के लिए हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे रेगुलेटर्स हैं। अभी तक दीपक जी हमारे देश में 20 साल से कह के अब एक इंटरनल ट्रेड मतलब मिनिस्ट्री बना। 20 साल के बाद इंटरनल ट्रेड के बारे में लोग सोचने लगे देश में। 20 साल तक क्या कर रहे थे हमारे देश? क्यों उपभोक्ताओं को वो सामान बेच रहे थे जहां पर कोई कानून ही नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं रहे। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स का एक अधिनियम आया है। अब आप ई कॉमर्स का क्या रूल्स, कैसे वो लोग बेचेंगे, किस ढंग से बेचेंगे, कैसे सुरक्षा महसूस होगा, और ये सारे कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। रिटेल ट्रेड में जितने लोग हैं सबको होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग, रिटेल ट्रेडर, सबके ऊपर कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो घटिया सामान बेचे, सब स्टैंडर्ड सामान बेचे और लोगों से प्रॉफिट चाहिए जो अपने इन्वेस्टमेंट पे सही रिटर्न मिले। ठीक है, यदि कोई प्रॉफिटियरिंग कर रहा है तो कंपटीशन कमीशन है, यदि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे देश में कई रेगुलेटर्स हैं, कई कानून है, लेकिन वो कानून को सक्रिय रूप से इफेक्टिव कराना चाहिए ताकि वो उपभोक्ता का मतलब पक्ष पे काम करे। ठीक है, आपने कहा कि प्रवीण भाई से सर आपने कहा प्रवीण भाई से कि आप चाहते थे कि जो रिटेलर्स हैं वो अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं दे। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है सोहेल भाई, क्या अच्छी सुविधाएं हमारे रिटेलर्स नहीं दे रहे थे और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी आके बहुत अच्छी सुविधाएं देने लगी? देखिए हमारा एक गोवा में भी घर है जहां से मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं, और एक आदमी है घनश्याम, उसकी उम्र 52 साल की है। जब पैंडेमिक हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, कोई डिलीवरीज नहीं हो रही थी, कोई अमेजॉन, कोई फ्लिपकार्ट, कोई बिग बास्केट, कोई स्मॉल बास्केट, कोई भी नहीं था, सिर्फ घनश्याम था। और ये गलत बात है, मैं बिजॉन जी का इतना आदर करता हूं पर ये गलत फहमी है। मैं सोचता हूं जो किराने का स्टोर मैनेजर है, जो हमारा ऑर्डिनरी रिटेलर है, वो ज्यादा सेवा देता है, वो आपको क्रेडिट देता है, वो आपको पैक साइजेस आपके मुताबिक, आपके नीड के मुताबिक देता है। अगर आपको लूज खरीदना है, लूज मसाले खरीदने हैं, लूज चावल खरीदना है, लूज चीनी खरीदनी है, वो आपको देता है। अमेजॉन देती है नहीं, फ्लिपकार्ट देते हैं नहीं। नंबर 2, बिजॉन जी ने कहा कि चॉइस नहीं है। मैं कह रहा हूं जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने अपना षड्यंत्र चलाया हुआ था अपने प्रेफर्ड सेलर्स के साथ, उसमें चॉइस कम थी। आपका किराना वाला स्टोर आपको चॉइस देगा क्योंकि आप वही चीज चाहते हैं। आप इस घनश्याम जी को पूछिए कि मेरे को ब्रिटानिया का बिस्किट चाहिए या आईटीसी का बिस्किट चाहिए, वो आपको ला के देगा। तो ये गलत बात है कि हमारा रिटेलर हमारा ख्याल नहीं रखता। मैं सोचता हूं हमारा रिटेलर ज्यादा ख्याल रखता है, ज्यादा क्रेडिट देता है, वो अपने कैश फ्लो पर रिस्क लेके काम करता है। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, हमें उनको सल्यूट करना चाहिए। जो सेवा किराना स्टोर्स ने, ट्रेडर्स ने, रिटेल आउटलेट्स ने पैंडेमिक में की, उसके लिए पूरा देश आभारी है। जब सब बंद था, आपको ना दूध मिलता, ना डबल रोटी मिलती, ना अंडे मिलते, वो लोग खड़े हुए थे अपना काम, अपनी दुकानें खोल के। आप उनको क्या भूल जाएंगे अभी, क्योंकि पैंडेमिक का भी इतना प्रेशर कम हो गया? क्या हम इतने गिरे हुए इंसान हैं कि हमें किसी की परवाह ही नहीं कि भाई देखो जब कष्ट था, जब बुरा समय था, उनने हमारी क्या सहायता दी? क्या हम ये सब भूल जाएं सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद डिस्काउंट के लिए? क्या ये है हमारी भारतीयता? ये है हमारा देश? ये है हमारा इंडिया आज का कि भाई अमेजॉन की हम लोग सेवा करें, अमेजॉन की पूजा करें, और जो हमारे देश की बैकबोन है उसे हम नकारें, उसे हम भूल जाएं? ये कौन सा इंसाफ? बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ सोहेल भाई, आपके व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि कॉर्नर स्टोर वाला जो है वो आपको 100 ग्राम तेल भी देगा
और 100 किलो तेल भी देगा। ये हम अंतर को वही हमको समझना clarify चाहिए। करना लेकिन चाहेंगे। अमेजोन वाला आपको 100 ग्राम तेल नहीं देगा। मैं सीधे आर प्रसाद साहब के पास चलता हूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि पूर्व में रह चुके हैं, कंपटीशन फॉर्मर मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। प्रसाद साहब, कहां पे आपको लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं? प्रवीण भाई ने कई सारी बात बताई। क्या जुर्माना लग सकता है इन बड़ी विदेशी कंपनियों पर अगर ये ऐसा कर रही हैं तो? इन पर जुर्माना तो लग सकता है। सवाल ऐसा है कि ये हैं क्या? ये जो है, सुनाई नहीं दे रहा। आप बोलिए सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये जो फॉरेन कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है, ये जो विदेशी कंपनियां, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ट्रेडर आके सामान बेचते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे आप अमेजन के ले लीजिए, उन्होंने क्लाउडटेल एक कंपनी रख रखा है नारायण मूर्ति जी के साथ। सब सामान उसी से लेते हैं, डिस्काउंट उसी को देते हैं और उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो और जितने ट्रेडर आते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। वो कहते हैं 4.5 लाख ट्रेडर उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट जो है वो क्लेम करते 4.5 लाख जुड़े हुए। लेकिन वॉल्यूम देखिएगा तो 4.5 लाख बहुत, उन लोगों को वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम सिर्फ 1-2 कंपनी का है जो उनके जिनमें उनकी हिस्सेदारी है, तो वहाँ इनकम उनमें उनकी हिस्सेदारी भी है, तो वो हो रहा है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर सबको इक्वल स्पेस मिलना चाहिए, किसी को हैवी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन में मोबाइल कंपनियां जो होल सेल ब्लॉक फ्लिपकार्ट को मोस्टली बेच देती है। अब फ्लिपकार्ट उसको बहुत सस्ते दाम में बेचता है, बाज़ार में वही चीज़ बहुत महंगा मिलता है। तो लोग, एक ग्राहक क्या करेगा, वो जो है सो इन प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, चाहे अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, अगर उसको सामान सस्ता मिलेगा। तो इसमें खेल पूरा डिस्काउंट का, लेकिन इससे पूरे अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान में नुकसान हो सकता है। कि अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये कि ये छोटे व्यापारी धीरे धीरे बिजनेस से निकल जाएंगे और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ये लोग का ही बोलबाला रहेगा, फिर ये दाम बढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग, अगर मोबाइल आज मान लीजिए 10,000 में स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आपको हो सकता है कि अगर छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाए तो ये मोबाइल फ़ोनों को 25,000, 30,000, 40,000 मिलने लगे। लेकिन अभी ये सस्ता बेच रहे हैं, तो इसलिए ग्राहक इनके पास ही जाएंगे। तो इसमें कितना डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि क्या है, कंपटीशन लॉ में एक अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में है कि आप मार्केट में डोमिनेंट हैं, तो आप जो है अपने मर्जी से मार्केट को चला सकते हैं। मार्केट आपके भरोसा नहीं है, आप केयर नहीं करते हैं आपका कस्टमर किधर जाए। तो ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का केस है। इसकी इन्वेस्टिगेशन CCI DG CCI के जो डायरेक्टर जनरल लोग करने वाले हैं, करके बाद उसका इंक्वायरी होगा। अभी इसमें 2-3 साल समय लगेगा कम से कम, तब तक समय बहुत निकल जाएगा। इन सब चीज़ों में जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें केस बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में सिंगल जज ने इनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है, डिवीज़न बेंच भी इनके अगेंस्ट में जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट में देगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, डिवीज़न बेंच ने वही किया। तो इनके अगेंस्ट तो केस बनता है, लेकिन केस को अंत में लाने के लिए 4-5 साल लगेगा। अब 4-5 साल बहुत लंबा समय है, उतने देर व्यापारी वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि नहीं, तो मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन केस है, प्रतिस्पर्धा का केस है, और इसमें प्रेडेटरी प्राइसिंग का भी हो सकता है केस हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको जो है सो मार्केट से जाना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और बढ़े, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब ये 2-3 बड़े कंपनियों को पैसा दे करके उन पैसा बाहर भेज के कोई हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं। तो इसलिए इसमें कंपटीशन एंगल है, लेकिन देखिए कैसे निकलता है।
अभी तो ठीक है investigation मैं होगा, आऊंगा सुहेल जी से भी समझने और प्रवीण भाई से भी समझने कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जाने पर कोई फायदा हो सकता है या फिर क्या सरकार इस पर कोई गाइडिंग पॉलिसी बना सकती है, और अगर नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई, सिर्फ कंज्यूमर लॉ तक ये पूरा मामला सिमट कर क्यों रह गया। लेकिन सेक्टर 18 नोएडा मार्केट के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन मेरे साथ जुड़ गए। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले किस तरह का नुकसान कर रही है ये ऑनलाइन बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी आपका? दीपक नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार। जो अभी आप देखते हैं कि जो जिस तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं उससे हमारे यहाँ रोज के रोज दुकानें बंद हो रही हैं, रोज के शटर बंद होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो हमारी जो मार्केट की एक भावना होती है कि कस्टमर बाजार आए और वो सब जगह से सामान ले, तो वो एक बार बाजार में घूमता है, उसे हमारा विश्वास होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। जब से ई कॉमर्स का आया है, ई कॉमर्स वाले घर बैठे ऑर्डर करते हैं और घर बैठे उन्हें सही बताऊं तो आपको उस आइटम का रेट पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। कई बार आप बहुत से आइटम बहुत महंगे ले लेते हैं और बहुत से सस्ते ले लेते हैं। तो जो डिस्काउंटिंग का सिस्टम है वो भी गलत है इनका। और इस तरीके से जो बाजार में एक कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, उस कंपटीशन में जो भारत जिनने वो नियम पास किए उस हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनको जो काम करना था, तो भारत के लोगों को व्यापार देना था। मैं समझता हूं कि हमारे पूरी मार्केट से शायद ही कोई दुकान इनके साथ जुड़ी हो। तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार करने का तरीका नहीं हो सकता। इनके अपने मार्केट में आइटम आते हैं जो वो खाली यही बेचते हैं, कंपनियों के साथ डील कर लेते हैं और अपने आप ही आइटम बेचते रहते हैं, उसे मार्केट में उतारने तक नहीं देते। ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है, लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ भी ब्लैकमेलिंग है। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस पे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए। सबसे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए, बाद में कंपटीशन कमीशन जो डिसीजन दे वो दे। उससे पहले इनके व्यापार को रोकना चाहिए। जब पता है कि व्यापार में कमियां हैं, ये लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर खड़े होकर व्यापार करके देखें ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे को जोड़े उस पोर्टल में, जितने हमारे दुकानदार हैं सबको जोड़े, फ्री सर्विस दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जोड़ना नहीं चाहते हमें। वो उस नहीं, वो तो एक क्लेम करते हैं 4.5 लाख छोटे छोटे व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्लेम करते हैं ये दोनों कंपनी वाले। मैं दीपक जी आपको बताऊं कि मैं नोएडा में लगभग 2 लाख व्यापारियों से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को तो एक व्यापारी ऐसा दिखाई नहीं देता जो उनसे जुड़ा हुआ है। कोई तो एक दिखाई दे। कौन लोग हैं जो इनके साथ व्यापार कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। कहीं तो दिखाई देगा, कोई तो मेरा दोस्त होगा जो मुझसे ये कहेगा कि मैं अमेजन पे ये आइटम बेच रहा हूँ। कोई नहीं है। कहाँ से सामान ला रहे हैं यही नहीं पता है, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मुझे रात दिन व्यापारियों के फोन आते हैं कि भाई साहब ये वाला मोबाइल आज हम नहीं बेच सकते, हमें तो अमेजन से लेके ही बेचना पड़ेगा। ये हालात हैं जो वास्तविक हैं। मतलब आप पहले अमेजन से माल खरीदें और उसके बाद रिटेल पर बेचें। तो ये तो एक तरीके का हमारे साथ दुर्व्यवहार भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन पर तुरंत इनके व्यापार पर रोक लगनी चाहिए हर हालत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने सुशील जी आपने बड़ी पॉइंट की बात बोली। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को सीधे अपने घर से जोड़ता है, इसलिए सीधे साधना सिंह दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। साधना जी, आप खरीदती है ऑनलाइन कंपनियों से सामान? जी मैं खरीदती हूँ, पर मैं कम खरीदती हूँ। बच्चे आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा लेती है। बट आपको नहीं लगता कि इससे लॉन्ग टर्म में हमारे जो पड़ोसी किराना वाला है जिससे आपने जिंदगी भर सामान लिया होगा, दूध लिया होगा, अंडे लिए होंगे, ब्रेड लिए होंगे, उसकी हालत खराब होती जा रही है? नहीं, मैं जो कोरोना टाइम में मेरा सारा सामान वही लेके आते थे, लोकल सेलर ही लेके आते थे। अमेजोन ये सब तो कोई नहीं दिखते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों की पूरी हेल्प करी है और आगे भी हम उन्हीं से ही लेते हैं। बच्चे तो आजकल के बच्चे लेते हैं उन लोगों से, और मैं प्रेफर करती हूँ डायरेक्ट लेने का ही। बिकॉज एक तो देखते हैं कि जो ई कॉमर्स आने से ना देश में अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। सारे ई कॉमर्स के आने से लोकल सेलर में बहुत ज्यादा मतलब कमी आई है। और उसको देखते देखते काफी बुक्स वगैरह जो हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं बच्चे, उसमें उनको काफी छूट मिलती है और इससे बुक
बच्चों को ये होता है कि मार्केट कौन जाए और वहीं से लेके आए। तो इस सब चीजों से मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो एक षड्यंत्र की तरह है। जैसे वाकई बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे मार्केट को कैप्चर करना, ये करके हमें अपंग बनाना, हमारे जो ये है सामाजिक आर्थिक स्थिति को, क्योंकि आकर ये लोग कैप्चर कर लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे जो छोटे व्यापारी कहाँ रहेंगे, उनकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं ये लोग। एक तरह से हमारे ऊपर एक तरह से ये षड्यंत्र है विदेशी, और इसके ऊपर तो लगाम लगाना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो साधना जी, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को समझाने का वक्त आ गया है। हाँ जी, बस समझाने का वक्त आ गया है, नो डाउट इन इट। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण जी, क्या विकल्प है? सरकार कानून बनाए या फिर विकल्प ये है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 4-5 साल ले लेगा तो ऐसे में तो पूरा बाजार बदल जाएगा। दीपक जी, मैं 2-3 बातें जरूर इससे पहले आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन्हीं पोर्टल के ऊपर हमारे बहुत सारे बैंक, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार का बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, दुनिया भर के बैंक है, वो बैंक इन ई कॉमर्स पोर्टल पर उनके कार्ड से खरीद करने पर कैशबैक देते हैं। 10% का, 15% का कैशबैक देते हैं। लेकिन यदि वही कार्ड मेरे किसी व्यापारी दुकानदार से खरीदा जाए तो उस पर कैशबैक नहीं मिलता है। यह बैंकों की साठगांठ है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। नंबर 2, जो ब्रांड वाली कंपनीज हैं वो इन कंपनियों के साथ टाई अप करती है, एक्सक्लूसिव टाई अप, जो कि कानूनन गलत है, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है। और उसमें कहते हैं कि ये हमारा सामान आप बेचो, और वो मोबाइल आपको बाजार में नहीं मिलेगा, वो सामान आपको बाजार में नहीं मिलेगा। हमारा कंपटीशन एक्ट कहता है कि इस तरीके का नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, पहली बात तो इस पर ध्यान होना चाहिए। दूसरा दीपक जी, मैं बहुत आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ खुलासा कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास 4.5 लाख दुकानदार हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो पिछले 5 साल की अपनी वो बता दें कि उनके टॉप 10 सेलर्स कौन से हैं। और दीपक जी, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, इन पोर्टल्स पर एक कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए है, लेकिन वो कंपनी कहां पर है? वो गुड़गांव में भी किसी गांव में जाकर के एक टूटी फूटा झोपड़ी टाइप है जिस पर ताला लगा हुआ है, सालों से वो खुली नहीं है। उस जगह पर नंबर लेकर के और 100 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर किया जा रहा है। आखिर सरकार की निगाह उस पर क्यों नहीं जाती है? कौन है? अभी सुशील जी जो बात कह रहे थे, मैं सहमत हूं, वो कौन से सेलर हैं जिनको ये एम्पावर कर रहे हैं? ये रोज ये सारी कंपनियां रोज झूठा कहती है हम स्मॉल ट्रेडर को एम्पावर कर रहे हैं। अरे किस बात का एम्पावरमेंट करते हो आप? देश के व्यापारी अपने आप में सक्षम है, हमें किसी एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है, हमारा कोई विरोध नहीं है, अगर आप सरकार के कानूनों का पालन करें तो हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान के व्यापारी आपको धूल चटा देंगे। नंबर 3, जो CCI के इन्वेस्टिगेशन की बात की और जो आर प्रसाद साहब ने कहा, दीपक जी, मेरा मानना है कि जब तक सरकार फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में 3 साल लग गए, 3 साल में तो ये मुल्क उनके हाथ में गिरवी हो जाएगा दीपक जी। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन सरकार को बनानी चाहिए। टाइम बाउंड पीरियड के अंदर 3 महीने में या 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सारे एविडेंसेस CCI को दिए हुए हैं, सिर्फ वो एविडेंसेस और इनकी अपनी मेल है जिस मेल के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये कहते हैं कि आप 15% डिस्काउंट दीजिए, उसकी भरपाई हम करेंगे। दीपक जी, तमाशा बना दिया है इस देश के अंदर। और जहां तक हमारे व्यापारी की बात है, मुझे गर्व है हिंदुस्तान के एक व्यापारी पर। कोरोना के अंदर हमने कोरोना का मुकाबला करते हुए लोगों के घर पे जाकर के अपनी गाड़ियों पर सामान रख करके हमने उनको दिया है। आज देश कैसे उस बात को भूल सकता है? और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अब जाने का मौका इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले अपना निर्णय सुना चुका है अपील को लेकर के। जरूरत है सरकार को सख्त कदम उठाने की। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के इस बात को कहा कि ये बड़ी कंपनियां अब हार गई हैं और ये हमारे छोटे व्यापारी को किल करना चाहती है। भारत सरकार इस बात को चीख चीख करके कह रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ई-कॉमर्स के रूल्स हैं, उनको बिना किसी लागत के, बिना किसी दबाव में आए, कोई अमेरिका का दबाव हमें नहीं चाहिए। सरकार निष्पक्ष रूप से हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन कानूनों को तुरंत लागू करे, और जो कंपनी उस कानून को लागू नहीं करे उसको सिर्फ उसका बिस्तर बोरिया बंद करके उसको वापस अमेरिका फेंक दिया जाना चाहिए।
ठीक है, मैं सोहेल के पास चलता हूं। सोहेल जी, मुझे बताइए एक बात, आप तो मार्केटिंग और एड बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मुझे बताइए, मैं हाल ही में गुंडागर्दी को कंप्लीट करिए प्रवीण जी। हम भारत के व्यापारी इन कंपनियों की दादागिरी को और गुंडागर्दी को अब हिंदुस्तान के अंदर चलने नहीं देंगे। कान खोलकर सुन ले ये लोग, और कान खोलकर सुन ले सरकार। यदि सरकार अगर इस पर सख्त कदम नहीं उठाएगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे, और अगर ये इसके बाद इन्होंने तमाशा किया तो हम इकट्ठा होकर के इनको देश से बाहर खदेड़ देंगे। हिंदुस्तान संप्रभुता वाला देश है, हिंदुस्तान के व्यापार पर कोई कब्जा हो नहीं सकता, और इस मामले में न केवल व्यापारी बल्कि उद्योगपति और सभी तरीके के लोग हमारे साथ में हैं। हमें किसी कंपटीशन डर नहीं है। कानून का पालन वो करें, कानून का पालन हम करेंगे, और भारत के कंज्यूमर को अच्छे से अच्छा उत्पाद हिंदुस्तान के व्यापारी देने में सक्षम है। मैं आपके चैनल से आज इस बात को कहना चाहता हूं। ठीक है सोहेल जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो एड मार्केटिंग इतनी बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए, हाल ही में जेफ बेजोस जब आए थे भारत तो इनकी एक तस्वीर आई थी, मुंबई में एक कॉर्नर शॉप के किराना व्यापारी के साथ खड़े थे और बोल रहे थे अमेजोन इनका सामान देता है। फिर आपने अमेजोन के कई ऐड देखे होंगे कि गांव में एक आदमी चूड़ी बना रहा है, उनको उन्होंने बॉक्स में बंद किया, फिर वो बॉक्स आपके घर में पहुंच गया। मतलब ये सब तो खाली मार्केटिंग गिमिक है, इससे हमारे लोगों को तो कोई फायदा इन विदेशी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों से होता हुआ दिखाई नहीं देता नीचे के स्तर पर आपने सही कहा है, पर काफी मीडिया हाउसेस, काफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इनका विरोध नहीं करती, क्योंकि ये लार्ज एडवर्टाइजर्स हैं। अमेजोन फुल पेज ऐड देता है, तो उन्होंने चुप्पी बांधी हुई है काफी मीडिया हाउसेस ने। आप में करेज है, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, काफी लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि उनको डर है कि भाई अगर हम चलाएंगे फिर अमेजोन एडवर्टाइजिंग बंद कर देगा। यही प्रॉब्लम है, ब्लैकमेल, कानून का उल्लंघन, लोगों को ये गुमराह करना कि भाई हम 4.5 लाख हमारे साथ ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। नारायण मूर्ति कब से दुकानदार बना, वो भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ था, और आपने फिर क्लाउडटेल को क्यों बंद किया? अगर सब ठीक था, अगर आप कानूनी हिसाब से चल रहे थे, तो फिर आपने क्लाउडटेल को क्यों बंद किया? आपने इसलिए बंद किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको खड़काया कि भाई आप इंक्वायरी पे सबमिट हुई। देखिए, यहां 3 चीजें हैं। नंबर 1, जो लोग बदमाशी से ये अमेरिका वर्सेस इंडिया की कहानी बना रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, किसी का यहां पॉइंट नहीं है, ना बिजॉन का है, ना प्रसाद जी का है, ना प्रवीण का है, ना मेरा है, कि अमेरिकन कंपनीज को देश में नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हमको इनका पैसा अगर मिले अच्छा है, पर द मेन थिंग इज आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। आपको इसी कानून के दायरे में चलना पड़ेगा, हमारे देश के कानून के दायरे में, क्योंकि हम चलते हैं। अगर हम भारतवासी होके कानून के दायरे में रह सकते हैं तो आप में कौन से लाटू लगे? नंबर 3, ये सारी प्रॉब्लम्स सरकार और सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं तो ये बोलूंगा ब्यूरोक्रेट्स को कोई डर नहीं है जी। पॉलिटिशियन तो फिर भी डरता है, उसको हर 5 साल वोट चाहिए। ब्यूरोक्रेट बदमाश हैं काफी सारे, वो ऐसा करते हैं कि वो दोनों साइड गेम प्ले करेंगे कि भाई हमको बीच में हम नहीं पड़ेंगे, पॉलिटिशियन को दोष देंगे। पर जैसे प्रवीण ने कहा, इस बार अगर आपने कुछ कठोर कदम नहीं उठाए तो देयर विल बी अ मैसिव प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विल बी ऑफ सबवेंशन, क्योंकि वो वैल्यूएशन का पैसा लेके आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे वो सुशील जी ने कहा कि मार्जिन 18 से 20% है। नंबर 2, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, आप एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमारे देश में 2 कानून है, एक विदेशी के लिए और एक देशवासी के लिए। तीसरी, अगर ये जल्दी से रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये एक कैंसर की तरह फैलेगा हमारे देश में। आज रिटेल कंपनीज कर रही हैं, कल कोई और टाइप ऑफ सेक्टर्स में ये सब धांधलेबाजी हो, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई चांस ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है,
मैं सीधे प्रसाद साहब के पास चलता हूं। प्रसाद साहब, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं 4-5 साल आखिरकार क्यों लगेंगे? अगर ये इशू इतना सीरियस है कि 4-5 साल में पूरी मार्केट इकोनॉमी देश की बदल जाएगी, तो क्यों ना कंपटीशन कमेटी डे टू डे हियरिंग कर इस पर फैसला दे दे? क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां तो चाहेंगी कि ये मामला लिंगर ऑन होता रहे, तो फिर वो तो हमारे कानूनों के जो लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करने लगेंगे। उन्होंने उन लूप होल्स का इस्तेमाल कर लिया है। एक कंप्लेंट 2019 में आई थी, अब ये 2021 हो गया, तो 2 साल तो निकल गया 2 साल निकल गया। अब ये केस इन्वेस्टिगेशन में गई है। अब डीजी जब इनसे डिटेल मांगेगा और लोगों से पूछेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये दोनों कंपनियां टाइम मांगेंगी, अग्रीमेंट नहीं देंगी, फिर उनको समन दिया जाएगा, उसमें टाइम लेंगी। टाइम लेकर के 1.5-2 साल ये निकाल देंगे उसमें। उसके बाद जो डीजी रिपोर्ट देगा, फिर डीजी का रिपोर्ट कमीशन के पास जाएगा, कमीशन सबको रिपोर्ट देगा अपना सबमिशन देने के लिए, फिर उसमें ये टाइम लेंगे। तो करके 2-3 साल 3 साल निकल जाएगा, तब तो बहुत देर हो जाएगा। ये जो है 2019 से इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, तो इसका समाधान जल्दी निकालना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये जो टेक कंपनियां जो है, ये सिर्फ अपने देश में नहीं, दूसरे देश में भी यही धंधा चला रही है। वहाँ भी ये प्रॉब्लम खड़ा है, अपने यहाँ तो प्रॉब्लम खड़ा है, दूसरी जगह भी छोटे छोटे व्यापारी सब जगह ख़त्म हो रहे हैं। और क्योंकि इनके पास चीप मनी है, सूद इनको देना नहीं पड़ता है और एक थोक खरीदते हैं, तो और व्यापारी इनके सामने इनका टिकना मुश्किल हो जाता है कि इनको सूद कम लगता है, थोक खरीदते हैं तो इनको हेवी डिस्काउंट मिलता है। हेवी डिस्काउंट मिलने के बाद दूसरे व्यापारी को सब नहीं मिल सकता है, जिनकी पॉकेट बहुत डीप नहीं हो। तो इनके पॉकेट डीप नहीं होंगे, इनके सामने ठटना बहुत मुश्किल है। फिर ये लोग तरह तरह के धंधे अपनाते, जैसे आपने सुना क्लाउड टेल का धंधा अपनाया था। ज़्यादातर माल क्लाउड टेल से आता था, फ्लिपकार्ट का भी यही हाल चाल था। तो ये करते रहेंगे ताकि अपने व्यापारी कंपटीशन में इनके अगेंस्ट टिक नहीं पाए। लेकिन अपने मार्केट में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा जो बोलते हैं वो रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो कंज्यूमर को नुकसान होगा और उससे आपका इनोवेशन भी नहीं बढ़ेगा मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो इन बाहर से पैसा लेके आ रहे ठीक है, लेकिन जो यहाँ की हिंदुस्तान की जो लॉ है, जो यहाँ उसको इनको पालन करना पड़ेगा और दूसरे लोग उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, सीधे चलता हूँ सदर बाजार करेंगे तो ये प्रवीण खंडेलवाल जी का इलाका सदर बाजार। देवराज जी से बात करते हैं। देवराज जी सदर बाजार के मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। देवराज जी, किस तरह का नुकसान कर रही हैं विदेशी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां सदर बाजार जैसे मार्केट का? देखो सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, सदर बाजार मार्केट से तो मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं प्रवीण जी का सहयोगी हूं, दिल्ली व्यापार महासंघ का प्रेसिडेंट हूं। और सीसीआई में जो कंप्लेंट है दिल्ली व्यापार महासंघ की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की है। मामला बहुत गंभीर है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इन छोटे व्यापारियों का मुद्दा आज उठाया और बहुत समय दे रहे हैं आप। प्रवीण जी ने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया डीप डिस्काउंटिंग के बारे में, प्रेफर सेलर्स के बारे में, कम कीमत में माल बेचना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और अभी जो आप बात हो रही थी कि अभी जो 2019 से हमने ये कंप्लेंट डाली हुई है और अभी बात हो रही थी कि शायद अभी ये 2-3 साल और निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2-3 साल जब और निकल जाएंगे तो ये जितनी दुकानें आज हमारी चल रही हैं ना, ये अब रहेंगी नहीं उसके बाद। ये मैं आपको बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं और बड़े सख्त शब्दों में कह रहा हूं। शायद ऐसा लगता है कि क्या अगले 2-3 साल में क्या छोटे व्यापारी को आप आत्महत्या के लिए मजबूर करना चाहते हैं? आज आप हमारी मार्केट में आके हमारी हालत देखिए, हमारी क्या है, खर्चे हमारे उतने ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कस्टमर हमारे पास आ नहीं रहा इसकी वजह से, ई कॉमर्स की वजह से, और हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ कैट का कि जिन्होंने इतनी इंसेंटिव इतना मतलब अपना दर्द इस पे जाहिर किया और इसको बहुत आगे तक ले जाके खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा तो आग्रह ये है
कि ये इन्वेस्टिगेशन डे टू डे कर इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रेड जो है, जो मीडियम क्लास व्यापारी है, ये बचने वाला अब नहीं है किसी कीमत पर, यदि यही हालात रहे तो। अभी सेठ सुहेल जी ने बड़ी बेबाकी से हमेशा अपनी बात रखते हैं और आज भी उन्होंने रखी है। मैं सुन रहा था कि पॉलिटिशियन तो फिर शायद मान जाए, ब्यूरोक्रेट नहीं मानता। भाई ब्यूरोक्रेट को मनाना पॉलिटिशियन का काम है। वो कह रहे थे, सुहेल साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स भी इस बात को जानते हैं, तो उनसे बड़ा कौन है? क्या ब्यूरोक्रेट को तो मानना ही पड़ेगा। और मेरा तो प्रधानमंत्री जी से और अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से आग्रह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दिया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है और ये छोटा व्यापारी बच जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि छोटा व्यापारी जो है वो बना रहे, बचा रहे और हमारा व्यापार भी बचा रहे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि हम छोटे व्यापारियों को बचाया जाए और सीसीआई जो है इस कंप्लेंट पे जितनी जल्दी से जल्दी फैसला देगी, हम उतना ही इसमें राहत पाएंगे। बिल्कुल सही कहा देवराज जी आपने। और मेरा तो ये मानना है कि जो छोटे व्यापारी हो देश के व्यापार की आत्मा है, क्योंकि बिना छोटे व्यापारी देश का व्यापार नहीं चल सकता। क्या विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां छोटे व्यापारियों को अनफेयर प्रैक्टिस से, गलत तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? इसकी शिकायत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी हुई है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बाकायदा इसके बारे में जांच भी कर रहा है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां इसी मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं CIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल जी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुहेल सेठ, जो कि कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं, एक्टर हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं और साथ ही साथ अच्छे लेखक भी हैं। मेरे साथ नए मेहमान के तौर पर देवराज जी जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली व्यापारी महासंघ से जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार बात कही थी, इसीलिए हमने उनको फिर से एक बार से जोड़ा। लेकिन प्रवीण भाई, आपके पास में जाऊं उससे पहले राकेश कुमार कांगड़ा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कहेंगे इन बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में, अमेजन, फ्लिपकार्ट? जब आप अच्छे डिस्काउंट में उनकी अनफेयर प्रैक्टिस के साथ सामान खरीदते हैं, तो आपको नहीं लगता कि देशी व्यापारी का नुकसान हो रहा है? जो व्यापारी कोरोना के टाइम पर आपके घर सामान देकर जा रहा था, पहुंचा रहा था, तब ये कंपनियां कहीं नहीं थी आसपास। नमस्कार दीपक जी। सर, छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से हमारे व्यापार सुस्त पड़ा है, जिसका खामियाजा हमारे रिटेल व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। तो रिटेल व्यापारियों के यहाँ भीड़ ना होने के कारण छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार से हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो सर, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारत की समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, उसके बाद हमारे त्योहार भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही, और इसीलिए आप अपील करिए कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां जो बड़ी बड़ी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनसे सामान ना खरीदे, हमारे लोकल व्यापारियों के पास जाए। प्रवीण भाई, व्यापारी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबने व्यापारियों के अपने प्रकोष्ठ बना रखे हैं। क्या आप बड़ी लीडरशिप को या प्रधानमंत्री जी को या फिर कॉमर्स मिनिस्टर को या फिर बीजेपी में JP नड्डा जी को इस बात को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि कितना नुकसान आपका हो चुका है? दीपक जी, मैं आपको इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको दिन दहाड़े लूट का एक और किस्सा बताता हूं जो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का GST का चपत लगाया जा रहा है, जो मुझे बहुत आसानी से समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगा। मान लीजिए ये मोबाइल है जिसकी कीमत बाजार में 10,000 रुपए है। कायदे से भारत सरकार को या राज्य सरकार को इस 10,000 रुपए पर GST मिलना चाहिए, लेकिन ये कंपनियां इस मोबाइल को 4,000 रुपए का बेच रही हैं। 4,000 रुपए के ऊपर GST लेकर के सरकार को दे रही है। कितने दे रही है ये भगवान जाने। तो क्या इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आ सकती है कि 6,000 रुपए पर तो GST देना चाहिए? मेरा जो व्यापारी है वो 10,000 रुपए पर GST दे रहा है, इसलिए उसका माल महंगा लगता है, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी इसी मोबाइल को 4,000 रुपए का 4,000 का बेच रही है और उसके ऊपर GST दे रही है। सरकार को इतना बड़ा GST का नुकसान हो रहा है, सरकार को समझ में नहीं आता है।
ये खुले आम जो इस प्रकार की देश के अंदर लूट का आतंक मचा हुआ है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा उस लूट के आतंक को खत्म करने की आज आपने पहली बार शुरुआत की है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई दल हो, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि अब ये मुद्दा व्यापारियों के घरों के अंदर तक जा चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं यदि 1.5 लाख दुकान बंद हुई है तो देश में कम से कम 8 लाख लोग बेरोजगार हो गए। दीपक जी, 8 लाख लोग बेरोजगार हो गए, तो आखिरकार कौन उनकी रखवाली करेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि दोनों के दिल में देश के छोटे व्यापारियों के लिए दर्द है। अभी 3 दिन पहले संसद के अंदर पीयूष गोयल जी ने जिस प्रकार से जो बातें कही है वो सरकार के पॉलिसी स्टेटमेंट को दर्शाती है, और मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी अनेकों बार और उन्होंने जितने इनिशिएटिव उठाए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये विषय व्यापारी के परिवार से, अपने देश की सुरक्षा से, देश के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। इस पर सरकार को अब कोई ना कोई निर्णायक फैसला लेना चाहिए। देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कान खोल करके इस बात को सुन ले। यदि इस मुद्दे के ऊपर वो व्यापारियों के साथ में नहीं खड़े हुए तो आने वाले चुनावों में व्यापारी एक मुश्त का बहिष्कार करेंगे। मैं आपके चैनल से इस बात को कहना चाहता हूँ। ठीक है सोहेल जी, प्रवीण भाई कह रहे हैं कि दिल से सोच रहे हैं सरकार के लोग, मन से सोच रहे हैं, छोटे व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, तो फिर ये हालात क्यों बन गए? क्या पॉलिटिकल मजबूरी है इसके पीछे? पॉलिटिकल मजबूरी 2 तरीके की है। एक तो अमेज़न एक प्रतीक है अमेरिका का और अमेरिकन कैपिटलिज्म का, तो मोदी जी और उसके पहले मनमोहन सिंह जी, इन सबको व्हाइट हाउस का चस्का लगना चाहिए। ये सब व्हाइट हाउस के प्रेमी हैं, ये इनकी पूजा करते हैं व्हाइट हाउस की, तो ये नहीं चाहते कि भाई हमारी डिप्लोमेसी, अमेरिकन रिलेशनशिप्स या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कोई आंच आए। तो वो तो नंबर 1। नंबर 2, जो व्यापारी है ना वो अच्छा इंसान है। हमारे देश में काइंडनेस इज टेकन फॉर वीकनेस। अगर आप अच्छे होंगे ना, आपको जाते जाते सब मारेंगे। अगर आप बदमाश होंगे आपकी पूजा करेंगे। ये हमारी देश की खासियत है। प्रॉब्लम ये है कि आज तक व्यापारी ने कुछ कहा नहीं, और जब कहा कानून के दायरे में कहा, प्रेम से कहा, बट फर्मनेस से कहा। इनने ये सोच लिया कि भाई व्यापारी, हमारे भारतीय व्यापारी में क्या था, हम अमेज़न की पूजा करें। अब इस पूजा करने में और इस डिवोशन में, ये भजन गाने में एक प्रॉब्लम आ गई है कि आप ये भी देख रहे हैं कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। अब ना तो सुप्रीम कोर्ट, एक तो कोरोना हो गया, फिर ये वर्चुअल हियरिंग्स हुई, फिर कोर्ट्स में तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या कलेश है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सबको अगर आप ऐड करें तो आपको ये दिखने को आएगा कि हमारे देश में आप कानून का उल्लंघन करिए जितना करना चाहते हैं, क्योंकि न्याय और न्याय की जो प्रतिक्रिया है वो इतना समय लेगी या कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होगी। जैसे कि और लोगों ने भी आपके पैनल पे कहा कि आप जितना इसको लंबा खींचेंगे उसका बेनिफिट अमेज़न और फ्लिपकार्ट को होगा, उसका बेनिफिट सिर्फ उनको होगा जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, और जो ठीक से कानून की मर्यादा को रखे हुए हैं उनको आप पीसते जा रहे हो रोज। वही मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक सिटीजन हूं और मैं सोचता हूं कि कानून का पालन सबको करना चाहिए, और एक अच्छे इंसान को कानून का पालन करना ही करना चाहिए, क्योंकि संविधान, भारत का संविधान हमें कुछ अधिकार देता है तो हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है। देवराज जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो क्या व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? उतरेंगे। कैट की अगुवाई में परवीन जी बैठे हैं और हमें उतरना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। जब हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हम अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकेंगे तो हम कहां जाएंगे? सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चलते चलते हमने जो सवाल पूछा था विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में, आज का सवाल था विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से छोटे दुकानदार खतरे में हैं। हाँ कहना है 88% लोगों का।
न्यूज नेशन में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।